नमस्कार। तो आज हम लिज बेली की किताब मूड मशीन के एक बहुत ही गहरे विश्लेषण में उतरने वाले हैं। आपको बता दूं, ये किताब स्पॉटिफाई पर अब तक की सबसे तीखी आलोचनाओं में से एक मानी जाती है और हम इसके जो मुख्य तर्क हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। ये जो लाइन है ना, ये सीधे किताब के दिल पर चोट करती है। देखिए, ये सिर्फ म्यूजिक स्ट्रीमिंग के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि कैसे एक टेक्नोलॉजी हमारे महसूस करने और जीने के तरीके को ही बदल रही है। चलिए देखते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। आज हम इन 6 मुख्य हिस्सों पर ध्यान देंगे। स्पॉटिफाई की महत्वाकांक्षा से शुरू करेंगे, फिर प्लेलिस्ट के असर को समझेंगे, इसके बिजनेस मॉडल को देखेंगे और आखिर में म्यूजिक कल्चर को वापस पाने के तरीकों पर भी बात करेंगे। तो चलिए इस विचार की नींव से ही शुरू करते हैं। स्पॉटिफाई एक मूड मशीन के रूप में, आखिर इसका मतलब क्या है? पेली का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि स्पॉटिफाई सिर्फ एक म्यूजिक सर्विस नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारे व्यवहार को आकार दे रहा है। ये म्यूजिक को कला के तौर पर नहीं, बल्कि हमारे मूड को कंट्रोल करने और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के एक साधन के तौर पर पेश करता है। तो ये बदलाव आखिर होता कैसे है? इसका जवाब छिपा है उस चीज में जिसे हम शायद रोज इस्तेमाल करते हैं, मूड प्लेलिस्ट्स। स्पॉटिफाई की शुरुआत तो पायरेसी के एक समाधान के तौर पर हुई थी, लेकिन बहुत जल्द ही इसकी महत्वाकांक्षा बदल गई। अब ये सिर्फ म्यूजिक तक पहुंच देने का जरिया नहीं रहा, बल्कि मूड तक पहुंच देने का माध्यम बन गया है, जो खुद को हमारी जिंदगी की इमोशनल लय में फिट करना चाहता है। और ये लाइन इस पूरी सोच को एक तरह से निचोड़ कर रख देती है। स्पॉटिफाई सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं बज रहा है, ये उस इमोशनल बैकग्राउंड को बनाने की कोशिश कर रहा है जिसमें हम जीते हैं, काम करते हैं और महसूस करते हैं। ये किताब के सबसे मजबूत तर्कों में से एक है। ये प्लेलिस्ट हमारी जटिल भावनाओं को एकदम सिंपल बेचने लायक प्रोडक्ट्स में बदल देती हैं। जो भी म्यूजिक बहुत ज़्यादा इंटेंस है या थोड़ा एक्सपेरिमेंटल है, उसे फिल्टर कर दिया जाता है और इसका नतीजा एक इमोशनली फ्लैट, यानी भावनात्मक रूप से सपाट एल्गोरिदम से बनी हुई बैकग्राउंड ध्वनि। ये एक सोचने पर मजबूर करने वाला पॉइंट है। जब म्यूजिक सिर्फ एक वाइब या मूड बनकर रह जाए, तो क्या ये अपनी कलात्मक गहराई खो देता है? पहली का तर्क है कि हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्पॉटिफाई के इस मॉडल का हमारी संस्कृति और हमारी कला पर क्या बड़ा असर पड़ा है। देखिए, ये सिर्फ काम के लिए म्यूजिक नहीं है। पेली इसे कॉर्पोरेट वेलनेस और उस भाग दौड़ भरी जिंदगी से जोड़ती हैं जहां कर्मचारियों से उम्मीद की जाती है कि वो अपना स्ट्रेस खुद मैनेज करें। यहाँ पर म्यूजिक इमोशनल नियमों का पालन करने का एक साधन बन जाता है। और ये हमें इस सवाल पर ले आता है, क्या हम संगीत का इस्तेमाल खुद को बेहतर ढंग से एक्सप्रेस करने के लिए कर रहे हैं या सिर्फ एक ज्यादा कुशल कर्मचारी बनने के लिए? स्पॉटिफाई का जो एल्गोरिदम है ना, वो एक खास तरह के साउंड को इनाम देता है। ये वो गुण है जो किसी भी गाने के प्लेलिस्ट में शामिल होने की संभावना बढ़ा देते हैं और इसी से स्पॉटिफाई कॉर नाम की एक नई म्यूजिक शैली का जन्म हुआ है। ये गाने अक्सर छोटे होते हैं, बिना किसी खास उतार चढ़ाव के और इमोशनली न्यूट्रल होते हैं। ये एक बहुत बड़ा दावा है। इसका मतलब ये है कि प्लेटफॉर्म सिर्फ एक निष्क्रिय वितरक नहीं है, बल्कि वो सक्रिय रूप से म्यूजिक के बनने की प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है, जहां कलाकार एल्गोरिदम को खुश करने के लिए संगीत बना रहे हैं। ऑटोप्ले और एल्गोरिदमिक रेडियो के साथ सोच समझकर म्यूजिक चुनने का काम कम हो जाता है। म्यूजिक कल्चर को जो कम्युनिटी अनुभव परिभाषित करते थे, वो अब पर्सनल, अकेले के अनुभव में बदल रहे हैं। संगीत बस एक एक्सेसरी बन जाता है। पेपली का तर्क है कि जब हम सक्रिय रूप से म्यूजिक खोजना बंद कर देते हैं, तो कल्चर अपनी विविधता खो देता है। इसी को वो कल्चरल फ्लैटनिंग या सांस्कृतिक समतलीकरण कहती हैं, जहां सब कुछ एक जैसा लगने लगता है और संगीत हमें गहराई से महसूस कराने की अपनी शक्ति खो देता है। अच्छा, अब जरा पर्दे के पीछे देखते हैं कि इस पूरी मूड मशीन के पीछे का असली बिजनेस मॉडल आखिर है क्या। जब हम कोई प्लेलिस्ट चुनते हैं, मान लीजिए लाइफ सक्स, तो हम सिर्फ म्यूजिक नहीं चुन रहे होते, हम असल में अपनी निजी भावनात्मक जानकारी दुनिया को बता रहे होते हैं, जिसे बेचा जा सकता है। ये मूड प्लेलिस्ट डेटा इकट्ठा करने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। ये एक चौंकाने वाली सच्चाई है। हमें जो पर्सनल अनुभव मिलता है, उसकी कीमत हमारी इमोशनल प्राइवेसी है। स्पॉटिफाई का जो सालाना रैप्ड कैंपेन है, वो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जो इस निगरानी को एक मजेदार जश्न के रूप में नॉर्मलाइज करता है। और अंत में, चलिए कलाकारों पर इसके वित्तीय प्रभाव और कुछ संभावित समाधानों पर भी एक नज़र डालते हैं।
स्पॉटिफाई का जो पेमेंट मॉडल है, जिसे प्रो राटा कहते हैं, वो कुल कमाई का ज़्यादातर हिस्सा उन्हीं कलाकारों में बांटता है जिन्हें सबसे ज़्यादा सुना जाता है। इससे छोटे और इंडिपेंडेंट कलाकारों के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन पेली उम्मीद के साथ अपनी बात खत्म करती हैं और बैंडकैम्प जैसे कलाकार केंद्रित मॉडल और कम्युनिटी रेडियो पर रोशनी डालती हैं। और ये लाइन ये किताब के संदेश को बहुत ही शानदार ढंग से सामने रखती है। बात सिर्फ प्लेटफॉर्म बदलने की नहीं है, बल्कि म्यूजिक के साथ हमारे रिश्ते को फिर से हासिल करने की है और इंसानी कनेक्शन को वापस सेंटर में लाने की है। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली की किताब ये दिखाती है कि स्पॉटिफाई ने भावनाओं को, कलाकारों को, सुनने वालों को और यहाँ तक कि खुद संगीत को कैसे बदल दिया है। ये एक चेतावनी है ना, कि सुविधा की असली कीमत क्या हो सकती है। और हम इसी विचार के साथ इसे समाप्त करेंगे। भले ही तस्वीर थोड़ी निराश करने वाली लगे, लेकिन मूड मशीन हमें ये भी याद दिलाती है कि म्यूजिक का भविष्य पहले से तय नहीं है, विकल्प मौजूद हैं और संगीत के असली मतलब को फिर से पाने की शक्ति अभी भी सुनने वालों और कलाकारों के हाथों में है।